हेलो अंशन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी और वुयिंग साथ में सो गए थे। जब वांग जी सो जाता है, वुयिंग धीरे धीरे वांग जी के बैग की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर देता है। हालांकि वांग जी ने वुयिंग से अपना हाथ नहीं हटाया था, पर उसकी नींद भी नहीं खुली थी। वुयिंग वांग जी का बैग अपने हाथ में लेता है और उसमें से नाइट्रस ऑक्साइड का कंटेनर हाथ में निकाल लेता है। वो एक कपड़े पर नाइट्रस ऑक्साइड डाल देता है और धीरे धीरे वांग जी के फेस के नज़दीक ले जाता है। ये वही कंटेनर था जो वांग जी ने रखा हुआ था वुयिंग के लिए, इन केस अगर उसे ज़रूरत पड़ती तो वो वुयिंग को इसके इस्तेमाल से अपने पास रखता। वुयिंग उसे वो ज़्यादा नहीं सुंघाना चाहता था, वो बस चाहता था कि लंचा थोड़ी और समय तक सो जाए जिससे वुयिंग वहाँ से जा सके। ऐसा करते वक्त वुयिंग को बहुत रिग्रेट हो रहा था, पर यही उन दोनों के लिए बेस्ट था। उन दोनों का अलग हो जाना ज़रूरी था इससे पहले कि जिन्स और वैंस उन तक पहुँच जाएं। उसने जो वांग जी को प्रॉमिस किया था वो हमेशा उस प्रॉमिस को रखने वाला था। लैंस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास थी वो उसे सेफ रखने वाला था। वांग जी अब गहरी नींद में था, जिससे वुयिंग उस रस्सी को खोल देता है जो वांग जी ने उसे बांध दी थी। वांग जी पीसफुली सोया हुआ था और वुयिंग बस उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। लंजा ब्यूटीफुल था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। एक सेकंड को वुयिंग का मन कर रहा था कि वो वहीं रुक जाए और लंजा के ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, पर वुयिंग अपनी वजह से लंजा की लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकता था। वो बस विश कर रहा था कि काश इसके बाद भी वो और लंजा फ्रेंड्स बने रह सकें, और उसे उस टाइम का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हो रहा था जो उसने लंजा के साथ उसके बेड में बिताया था। वो धीरे धीरे वांग जी की तरफ झुकता है और उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। यूजुअली वांग जी अपने अलार्म बजने के 2 मिनट पहले ही उठ जाया करता था और उठते ही वो बहुत फ्रेश फील करता था, पर इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। इस बार जब वांग जी नींद से उठता है तो उसे अपना सिर बहुत भारी फील हो रहा था, पर कैसे भी वो मैनेज करता है और गहरी नींद से जाग जाता है। और जागते ही उसे दो चीज़ क्लियर हो गई थी। पहली चीज़, उसे ड्रग दिया गया था, और दूसरी चीज़, वुयिंग गायब हो चुका था। वुयिंग को अपने पास ना देखकर उसे बहुत अनप्लेजेंट फील होता है, पर ये उसके लिए कोई सरप्राइज़ नहीं था। उसे पता था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए वो वुयिंग को रस्सियों से बांध कर सोया था, क्योंकि यीलिंग पेट्रिया को अपने साथ रख पाना इतना भी आसान नहीं था। पर लंजा को उम्मीद थी कि शायद यीलिंग पेट्रिया उसकी बात मान जाएगा, उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा और उसकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, स्पेशली जब वांग जी ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा वुयिंग को प्रोटेक्ट करेगा। पर शायद उस पर ट्रस्ट करना वांग जी की गलती थी, इसलिए वो अपनी पूरी ज़िंदगी भर हमेशा केयरफुल रहा आया था। उसने कभी भी इजीली किसी पर ट्रस्ट नहीं किया था। उसका हमेशा रूल नंबर 1 उसने फॉलो किया था, कभी किसी से अटैच नहीं हुआ था। पर यह गलती उससे कैसे हो गई थी? वो बस आशा कर रहा था कि उसकी एक गलती उसकी ऑर्गेनाइजेशन को किसी खतरे में ना डाल दे। वांग जी की फर्स्ट ड्यूटी थी अपनी फैमिली और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सेफ रखना। अगर वुयिंग उसके ऑफर से अग्री करता और उसकी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता तो उनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, पर वुयिंग ने उसका ऑफर अस्वीकार कर दिया था। वांग जी गुस्से में बेड शीट्स को साइड में फेंकता है और पूरे रूम को सर्च करने लगता है। हालांकि उसे पता था कि वुयिंग वहां अब नहीं है। उसके बैग से नाइट्रस ऑक्साइड का कंटेनर बाहर था। वांग जी समझ गया था कि वुयिंग ने इसी का इस्तेमाल किया होगा। वांग जी को अब खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपना खुद का रूल तोड़ दिया था, क्योंकि वो वुयिंग से अटैच हो गया था, और इस अट्रैक्शन का वुयिंग ने फ़ायदा उठाया और उसे वहाँ छोड़कर चला गया। वांग जी अपनी शर्ट पहनता है और उसने सोच लिया था कि वो इस मिस्टेक को फिर से कभी नहीं दोहराने वाला है। वो याच की अपर साइड पर आता है और वुयिंग को ढूंढने लगता है। वहाँ जो उसके गार्ड्स बैठे हुए थे वो वांग जी को देखकर कहते हैं, हंगुनजुन, क्या सब कुछ ठीक है? वांग जी अपने गार्ड्स से कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि वुयिंग बच निकला कि उसकी खुद की लापरवाही थी। वो अपना गुस्सा गार्ड्स पर नहीं निकालना चाहता था। वो सिंपली उनसे पूछता है, क्या यहाँ पास से कोई और भी बोट होकर गुजरी है? उसके गार्ड्स मना कर देते हैं। वांग जी सोचने लगता है, क्या वुयिंग अपनी लाइफ के साथ इतना बड़ा रिस्क लेगा कि इतनी गहरी पानी में वो स्विमिंग करते हुए यहाँ से जाएगा? एक इमेज उसके सामने फ्लैश होने लगती है कि कहीं वुयिंग को कुछ हुआ तो नहीं। वो एक गहरी सांस लेता है और मन में सोचता है, वुयिंग ने खुद ये रास्ता चुना। वांग जी अब अपने गार्ड से कहता है, मैं याच के कैबिन्स सर्च कर रहा हूँ, किसी को भी इस बोट से बाहर मत जाने देना। वांग जी को पता था कि वुयिंग फिर से तो ऐसा नहीं करेगा कि उसके रूम के पास वाले रूम में ही छुपा होगा,
और बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो सारे रूम्स सर्च कर चुका था पर वुयिंग कहीं नहीं था। तब जाकर एक गेस्ट रूम में जो पूरी तरीके से अनयूज्ड था, वहाँ उसे वुयिंग का एक पेपर पड़ा हुआ मिलता है। उस नोट में लिखा हुआ था, लंजा, मुझे पता था कि तुम बहुत स्मार्ट हो और यही ट्रिक फिर से आजमाओगे। प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना, ओके? मैं कांटेक्ट करता रहूँगा, आई प्रॉमिस। उस पेपर को पढ़ के पहले तो वांग जी को मन करता है कि वो उस पेपर को क्रम्बल करके साइड में फेंक दे, पर वो ऐसा नहीं कर पाता और उस नोट को अपने पॉकेट में रखकर वहाँ से ले आता है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, वांग जी को लग रहा था कि वुयिंग उससे बहुत दूर जा रहा होगा, पर उसे एक अंदर से ये भी फीलिंग आ रही थी कि कहीं वुयिंग डूब तो नहीं गया होगा। वो खुद को समझा रहा था कि उसे इस बात का डर सिर्फ इस वजह से लग रहा है क्योंकि अगर वुयिंग को कुछ हुआ तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन और उसकी फैमिली खतरे में पड़ जाएगी। पर उसे खुद भी पता था कि उसे वुयिंग की परवाह हो रही थी। तभी अचानक उसे कुछ याद आता है। वो अपने ड्राइवर को कॉल करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें जो वुयिंग का बैग दिया था उसे चेक करो और मुझे बताओ कि उसमें क्या क्या है। उसका ड्राइवर कहता है, कुछ कपड़े और एक नाइफ रखा हुआ है, कुछ जिप टाइज भी हैं। वांग जी तुरंत पूछता है, क्या उसमें कोई लैपटॉप या फ़ोन नहीं मिला? ड्राइवर कहता है, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वांग जी अब उससे पूछता है, क्या तुम रास्ते में कहीं रुके थे? उसका ड्राइवर कहता है, हाँ, एक जगह पेट्रोल भरवाने के लिए रुका था, पर तब यहाँ पर कोई भी नहीं आया था, मेरी नज़रें कार पर ही थीं। पर वांग जी समझ गया था कि वुयिंग के साथ साथ वुयिंग का वो पार्टनर भी बहुत स्किल्ड है जिसके बारे में वुयिंग बातें कर रहा था। पूरे बैग को अपने साथ ले जाने से शक हो जाता, इसलिए वो केवल वुयिंग के लैपटॉप और फ़ोन को ही अपने साथ लेकर गया। बोट के ओनर ने बोट पर क्लोज्ड सर्किट सिक्योरिटी कैमरास लगाए हुए थे जिनका एक्सेस केवल वांग जी के पास था। वांग जी नहीं चाहता था कि उसके गार्ड्स को उसके पर्सनल एक्शंस के बारे में पता चले, इसलिए उसने सिक्योरिटी कैमरास का एक्सेस खुद ले रखा था। वो तुरंत अपने लैपटॉप के पास जाता है और रात के समय उसी टाइम स्टैम्प की वीडियो प्ले करता है जब वुयिंग और वो सो गए थे। शावर सेक्स के बाद वो अपने बाथरूम की लाइट को बंद करना भूल गए थे, जिससे बाथरूम से आ रही डिम लाइट में ही वांग जी को दिख रहा था कि वुयिंग सोया नहीं था बल्कि वो नींद से जागा हुआ था। वो धीरे धीरे वांग जी से शिफ्ट हो रहा था और बैग की तरफ जा रहा था। वांग जी ने एक्सपेक्ट किया था कि खुद को रस्सी से खोलने के बाद वुयिंग तुरंत वहां से चला जाएगा, पर वुयिंग ने ऐसा नहीं किया था, बल्कि वो काफ़ी टाइम तक खड़ा हुआ वांग जी को सोते हुए इसी तरह देख रहा था। उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड कर पाना बहुत हार्ड था, पर वो बहुत हद तक सैड दिख रहे थे। वांग जी की पूरी बॉडी एकदम टेंस हो जाती है जब वो देखता है कि वुयिंग आगे बढ़ता है और ब्लश करते हुए वांग जी के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है। 5 मिनट बाद वो बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है जब वो देखता है कि रूम में हिडन कैमरास लगे हुए थे, पर वो इन कैमरास की तरफ देखते हुए वांग जी से कहता है, लंजा, मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरीके के इंसान हो। हमारा सेक्स टेप बना रहे थे, सो शेमलेस। वांग जी को लगा था कि वुयिंग उन सिक्योरिटी कैमरास को डिसेबल कर देगा, पर वुयिंग ने ऐसा नहीं किया था, बल्कि वो उन कैमरास को मॉनिटर करने लगता है, ये चेक करने के लिए कि बाहर कितने गार्ड्स हैं और कहाँ कहाँ खड़े हैं। वो एक बार फिर वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम मुझसे बहुत नाराज़ होने वाले हो लंजा, पर ये मैं बेस्ट के लिए ही कर रहा हूँ। वुयिंग अब वांग जी के क्लोजेट की तरफ बढ़ता है। उसने केवल लंजा का कॉलर पहना हुआ था। जब वो वापस आता है तो उसने लंजा का कॉलर अभी भी पहना हुआ था, पर साथ में उसके एक वाइट कलर के सिल्क बॉक्सर्स भी पहने हुए थे। वो अब बाथरूम में जाकर वांग जी का बाथरोब भी पहन लेता है और हॉल से बाहर निकल जाता है। हॉल में जो कैमरा लगा था अब तुरंत वुयिंग उसमें कैप्चर होने लगा था। उसने कोई एफर्ट्स भी नहीं लगाए थे खुद को छुपाने के। उसके बाद उसने वो नोट लिखा था जो वांग जी को ऑलरेडी मिल चुका था। वो उस नोट को रखने के बाद बाथरोब निकाल देता है। वो कैमरास के थ्रू चेक करता है तो डेक पर केवल 2 लंजा के मैन थे जो खड़े हुए थे। एक सो चुका था, एक शिप को पायलट कर रहा था, तो उसे रिवर पर अपनी नज़र रखना ज़रूरी था। दूसरा राउंड्स लगा रहा था, पर क्लियरली वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई उसकी आंख के सामने से बचकर भाग जाएगा। वुयिंग कुछ समय तक वहीं खड़ा रहता है। जैसे ही वो गार्ड जो राउंड्स लगा रहा था उसकी अटेंशन दूसरी तरफ जाती है, तब वुयिंग तुरंत अपनी वाटरप्रूफ पैकेट निकालता है जिसमें क्लोथ्स रखे हुए थे, और वो उस शिप की साइड से स्लिप डाउन होकर सीधा डिसअपीयर हो जाता है। वांग जी को ये देखकर गुस्सा तो आ रहा था, पर साथ में एक अजीब सा डर भी लग रहा था। वुयिंग बहुत ज़्यादा थका हुआ होगा, रिवर में स्विम करना इतनी रात के वक्त। उसे वुयिंग की परवाह हो रही थी, पर वो खुद से कह रहा था, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, उसने खुद मेरा साथ छोड़ा।
तभी उसे एक इंसान याद आता है जो उसकी मदद कर सकता था। वो तुरंत हुएसांग को फ़ोन करता है। हुएसांग को सारी बातें बता लेने के बाद हुएसांग उससे पूछता है, क्या तुम श्योर हो उसके पास प्रूफ है? वांग जी रिप्लाई करते हुए कहता है, हाँ, उसने कहा था कि वैन रोहान की रेसिप्ट्स उसके पास हैं। हुएसांग कहता है, अगर वे वुशन को ये सारी बातें पता चल चुकी हैं तो उसे बाकी सारी बातें भी पता चल गई होंगी। वो वेंस के पीछे इसलिए पड़ा है ना, क्योंकि उन्होंने जांग्स के साथ जो भी कुछ किया था इस वजह से। वांग जी कोई रिप्लाई नहीं देता। हुएसांग कहता है, अगर वो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है तो वो जल्दी ही इन्फॉर्मेशन रिलीज करने वाला है वेंस के खिलाफ, जिससे वैन रोहान भी बंद जाएगा और उसके पीछे नहीं जा पाएगा। पर वैन रोहान ऐसा इंसान नहीं है जो इतनी आसानी से शांत बैठ जाए। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, वैन रोहान इतना स्टूपिड तो नहीं है जितना जिन गुआंगशा है। आखिरकार वे वुशन को उसके खिलाफ कैसे इन्फॉर्मेशन मिली? वांग जी कहता है, वैन रोहान स्टूपिड नहीं है, पर उसका बेटा वेंचाओ, उससे वे वुशन को इन्फॉर्मेशन मिली। हुएसांग कहता है, अब मैं समझ गया कि क्यों वेंचू सडनली वे वुशन को हर जगह ढूंढते फिर रहा है। जिन्स ने भी मुझे कांटेक्ट किया था और वो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या उन्हें गाला का फुटेज मिल सकता है। मैंने उन्हें मना कर दिया कि हम सिक्योरिटी फुटेज किसी को भी नहीं देते, पर वो लोग बार बार मुझे फोर्स कर रहे हैं। वांग जी कहता है, जिन्स ने भी कई बार क्लब की फुटेज के लिए डिमांड की है। हुएसांग कहता है, क्या उसने तुम्हें कांटेक्ट करने का कोई तरीका बताया? मैं तो उसे कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो मेरा कोई जवाब नहीं दे रहा। वांग जी को याद आता है कि वुयिंग ने एक बार अपने पर्सनल नंबर से उसे कॉल किया था। अगर वो सच में वुयिंग का एक्चुअल नंबर है, पर वुयिंग के पास अभी अपना फ़ोन नहीं था, पर वो जैसे ही रिवर के दूसरे किनारे पहुंच जाएगा उसके पास अपना फ़ोन होगा। वांग जी हुएसांग से कहता है, शायद मेरे पास एक तरीका है उसे कांटेक्ट करने का। हुएसांग कहता है, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ शेयर नहीं करोगे और मैं तुमसे पूछने भी नहीं वाला हूँ। बस अगर तुम्हारा उससे कांटेक्ट हो जाए तो उससे कहना कि वो मुझ पर विश्वास कर सकता है। अगर वो मुझ पर विश्वास करने के लिए तैयार ना हो तो उसे बता देना कि मैं भी वेंस और जिन से उतनी ही नफरत करता हूँ जितना कि वो करता है। वांग जी इस बात पर अग्री करता है और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। वांग जी एक बार फिर उसी वीडियो को देखने लगता है। अब वो वीडियो को उस टाइम स्टैम्प पर शुरू कर देता है जब वांग जी अनकॉन्शियस वुयिंग को अपनी गोद में उठाकर लेकर आया था। उसके बाद वो उस वीडियो को पूरा वहाँ तक देखता है जब उन दोनों के बीच सेक्सुअल एक्टिविटी हुई थी और वो दोनों साथ में पीसफुली सो गए थे। वीडियो को बार बार रिपीट करते हुए देखते देखते कब 8 आवर्स बीत जाते हैं उसे पता भी नहीं चलता। 8 आवर्स के बाद उसे वुयिंग का एक टेक्स्ट रिसीव होता है, उसी नंबर से जिस नंबर से वुयिंग ने उसे कॉल किया था। उस टेक्स्ट में लिखा हुआ था, मैंने वो सब डिलीट कर दिया जो मैं कर सकता था और उन लोगों को वेंचाओ की बॉडी मिल गई है। वांग जी उस मैसेज को रीड कर लेने के बाद तुरंत अपना लैपटॉप खोलता है और वो न्यूज़ में पढ़ता है। वेंचाओ की डेथ के बारे में आर्टिकल छपा हुआ था, साथ में एक नोट भी था कि वेंचू करंटली मिसिंग है। वांग जी सोचने लगता है, क्या वुयिंग ने वेंचू को भी मार दिया है? पर इन्फॉर्मेशन लीक हो जाने के बाद वेंचू को पुलिस भी ढूंढ रही थी, तो हो सकता था कि शायद वेंचू खुद ही अंडरग्राउंड हो गया हो। वुयिंग एक और मैसेज वांग जी को करता है जिसमें लंजा लिखा हुआ था और साथ में क्वेश्चन मार्क बना था। वांग जी उस मैसेज का कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता क्योंकि अभी ये टाइम आ गया था वुयिंग से थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन रखने का, बल्कि वो उस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ने लगता है। वो सोने की कोशिश करता है पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वापस उस बेड पर जाना जिस पर वो थोड़ी समय पहले ही वुयिंग के साथ सोया था, उसे और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील होता। इसलिए वो सोच लेता है कि अब वो गुसू वापस पहुंचने के बाद अपने खुद के बेड में ही सोएगा और शायद फिर उसके बाद उसे बेटर फील होगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उस इवनिंग अपने क्लब में पहुंचने के बाद उसे और भी ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बीमार पड़ रहा है। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। शिचैन जैसे ही उसके पास पहुंचता है वो वांग जी को देखकर कहता है, वांग जी तुम ठीक तो हो ना? वांग जी उसका कोई रिप्लाई नहीं करता, बल्कि वो शिचैन को अपने प्राइवेट सिटिंग रूम में लेकर आता है। रूम में पहुंचने के बाद शिचैन फिर अपना क्वेश्चन रिपीट करता है और कहता है, तुम बहुत टायर्ड दिख रहे हो। मुझे पता है तुम चिशान में अपने किसी बिजनेस की वजह से बिजी थे। उसके बाद वेंचाओ वाली न्यूज़ सडनली वायरल हो गई। क्या तुम इसमें इन्वॉल्व हो? आज सुबह जांग सिबलिंग्स भी आए थे तुम्हें ढूंढने के लिए, पर उन्होंने बताया नहीं कि वो क्यों तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वांग जी को आइडिया हो गया था कि क्यों जेंगछा और यानली वहाँ आए होंगे। वो जरूर वुयिंग के बारे में बात करना चाहते होंगे। यानली जाने से पहले अपना नंबर वांग जी को देकर गई थी। वांग जी सोचने लगता है वो जल्दी से जल्दी यानली को कॉल करेगा और उससे डिस्कस करेगा।
वांग जी अब शिचैन से कहता है, ब्रदर, मैं आपको जो बताने वाला हूँ आप मुझे प्रॉमिस करिए किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, चाहे आपके रिलेशन उनके साथ कितने भी अच्छे क्यों ना हो। शिचैन कहता है, ऑफ कोर्स वांग जी। ओके गाइज, आज के इस पार्ट को मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। लेट्स सी आगे जाकर क्या होता है। आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।